जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमारी जो लाइव क्लास है वो टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से नहीं हो पाई थी। सो दैट्स वाई वी आर अपलोडिंग दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। हमने लास्ट जो पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पढ़ा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमें पता चला कि क्या है, कि भाई वो बॉडीज विच आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उनको सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडीज भी बोला जा सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज इन द सेंस की जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हो उनको हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलेंगे। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आ जाती हैं। व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होगी विच आर नॉट ईदर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉर इन योर नॉट मेड बाय सम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यही चीज हमने पढ़ी, राइट। फिर उसके बाद हमने शुरू किया सबसे पहली है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ेंगे, और स्टैट्यूटरी बॉडीज के बाद फिर हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ऑब्वियसली वो बॉडीज है जो किसी ना किसी एक्ट से बनी है। यही चीज हमने पढ़ी, राइट। तो जो एक्ट से आपकी बनी है बॉडीज, जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में, सॉरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज जो आपकी है, उसमें सबसे पहली आपकी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये दोनों बॉडीज आपकी जो है एक एक्ट से बनी है, और उस एक्ट का नाम आपका है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटी एक्ट 2005। आपका जो आरटी एक्ट 2005 है, ये क्यों लाया गया था? तो ताकि इंफॉर्मेशन जो है आपके आम इंसान सरकार से सीख कर सके, है ना, टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस आरटी एक्ट वाज पास्ड इन 2005। तो आरटी एक्ट पास होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में एक पीआईओ की पोस्ट जो है वो बनाई गई, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट बनाई गई। इस पीआईओ पोस्ट का, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, इनका काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, और कुछ नहीं। ये डिपार्टमेंट में एक स्पेशल बॉडी बना दी गई जिनका काम होगा डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना लोगों के साथ, जनता के साथ, जो जनता इंफॉर्मेशन सीख करे वो। अब कहानी ऐसी है, अच्छा इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 आपका जो है वो एग्जेम्प्टेड सेक्शन है, कि बताया जाता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है। जैसे मैंने बताया कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉइज की वो इसमें सीख नहीं कर सकते। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। बाकी अब आपने मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन ली है ना, सरकार से आपने इंफॉर्मेशन डिमांड करी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से करी, स्टेट गवर्नमेंट से करी, मतलब सेंट्रल डिपार्टमेंट से करी या स्टेट डिपार्टमेंट से करी, तो उसमें आपको क्या पता वो इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज कर दे, या आपको क्या पता एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा रहा है, तो फिर क्या है, आप कंप्लेन कर सकते हैं इन बॉडीज के अंदर। सो दीज बॉडीज बेसिकली क्या है, इनका मेन पर्पस क्या है, टू टेक कंप्लेंट्स अगर आपको इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज किया जा रहा है, या तो फिर आपको मिसलीडिंग, बहुत बार क्या होता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या, कि भाई आपको बोल देते हैं कि भाई हाँ अभी देखते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपने सीख करी तो इंग्लिश में घुमा देंगे, ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड शशि थरूर बन जाएंगे, और बोलेंगे कि ओके ड्यू टू दिस एंड दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, या फिर काइंडली यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सीकिंग। ऐसे घुमा घुमा के आपको जो है कहानी बताते जाएंगे और इंफॉर्मेशन देने से इनडायरेक्टली मना कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, रिफ्यूज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन देने से, या मिसलीड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन देने में, तो फिर आप अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट है तो कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, और अगर स्टेट डिपार्टमेंट है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। ठीक है जी, तो उसी में ये दो बॉडीज हैं जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे और की कहानी को हम समझेंगे। हमने कल भी क्लास में यही शुरू किया था और यहीं पे हम जो है अटक गए थे, बफर हो चुका था, बफरिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, मैंने आपको बताया भी था और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी है नॉन स्टैट्यूटरी है, पर जितनी भी ये बॉडीज हैं, इनकी आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहली चीज, इनका टेन्योर है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, कहानी अलग है। दूसरी चीज, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है और इनको रिमूव कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सेंटर स्टेट लेवल की बॉडी, स्पेशली स्टेट लेवल की बॉडीज परेशान करती है कि अपॉइंट कहीं पर जो है
प्रेसिडेंट कर, सॉरी गवर्नर कर रहा है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट कर रहा है, कहीं पे गवर्नर ही अपॉइंट कर रहा है और गवर्नर रिमूव कर रहा है। तो वो ध्यान रखना है कि कहां पर कौन अपॉइंट और कौन रिमूव कर रहा है, इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान, क्योंकि हमने कल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी थी, जो लास्ट हमारा लेक्चर, लाइव लेक्चर क्लास 14 आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की थी, क्लास 13 आपकी जो है वो आपकी जो है लोकल पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज की क्लास थी, क्लास 12 आपकी जो है वो क्या थी, वो आपकी जो है जुडिशरी आपकी सारी की सारी इसमें पढ़ाई गई। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मैंने आपको क्लास नंबर बता दिया है, तो काइंडली इनको जाके देख लीजिए, लाइव सेक्शन में आपको सब मिल जाएगा, जो भी हमारे मलूका आईएएस का जो लाइव सेक्शन है उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जितनी भी मेरी क्लासेस हमने पढ़ाई है मलूका आईएएस के, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो मेरा नाम है रोहित शर्मा, और आप जो है किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे मलूका आईएएस के, तो वो आपकी जो है टीचर से बात करवा देंगे, अगर सच में डाउट कुछ उस तरीके का आपको नजर में आता है। ओके, तो अब बात करते हैं, और फिर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इनकी ये रिकमेंडेशन कमेटी है, जो रिकमेंड करती है कि जैसे प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर तो अपॉइंट कर रहा है, तो रिकमेंडेशन की बात जब आती है कि भाई कौन रिकमेंड करेगा इन नंबर, क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर सकता है? अब प्रेसिडेंट की मनमर्जी का मतलब क्या हो गया, आपको पता ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मनमर्जी। तो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मनमर्जी चलेगी, या फिर कोई एक स्पेशल अपॉइंटमेंट कमेटी होगी जो रिकमेंड करेगी। तो यहां पर मोस्टली सभी बॉडीज में एक पूरी की पूरी एक कमेटी एक बनाई गई है ना, एक ग्रुप बनाया गया है जो मिलकर रिकमेंड करते हैं नाम जिसको आपने ये पोस्ट देनी। तो जैसे कि आपके सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करें, दोनों की कॉम्पोजिशन सेम है, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, यहाँ पर भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, यहाँ पे भी नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। अपॉइंटमेंट कहानी अलग है, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करेगा। फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको ये नाम रिकमेंड कौन करेगा, तो ये नाम रिकमेंड आपके किए जाएंगे बाय, कौन रिकमेंड करेगा, तो भैया एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन जो लोकसभा का होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा, और साथ ही साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि पीएम नॉमिनेट करेंगे, वो कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम ने नॉमिनेट किया होगा, ये तीन लोग मिलकर जो है अपॉइंट करेंगे, मतलब कि नाम रिकमेंड करेंगे, और फिर उसी नाम को जो है प्रेसिडेंट आगे अपॉइंट करेंगे। वैसे ही यहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और नाम जो रिकमेंड करेंगे वो भी एक 3 मेंबर का ग्रुप होगा, चीफ मिनिस्टर होंगे उसके अंदर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों हाउसेस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के लोअर हाउसेस को कंसीडर किया जा रहा है, और साथ ही में वी हैव द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको सीएम ने नॉमिनेट किया होगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, आगे कहानी को समझते हैं। अब रिमूवल पे थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिमूवल क्या है, चलिए समझ आ गया, कॉम्पोजिशन अपॉइंटमेंट समझ आ गया, चलिए आगे अब रिमूवल की बात कर लेते हैं। पेन मुझे लगता है दूसरा यूज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट पेन, ताकि आपको दिख जाए रिमूवल। तो रिमूवल की कहानी क्या है, दोनों की समझ लेते हैं। एक तरफ हमारे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक तरफ हमारे हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन रिमूव करेगा, इसमें रिमूव जो है कि वो किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट, और इसमें रिमूव किया जाएगा बाय गवर्नर। पर इनके जो ग्राउंड्स है वो आपके सिमिलर ही है, दोनों के दोनों, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों के दोनों जो ग्राउंड्स है वो सिमिलर ही है। तो ग्राउंड्स में एक साथ ही बता रहा हूं क्योंकि ग्राउंड्स सेम है, और ग्राउंड्स है क्या इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ग्राउंड आपका जो है वो क्या है, सबसे पहला ग्राउंड इनका वही है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ऑब्वियसली जहां पे भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर आएगा, हमें पता है कल भी हमने पढ़ा कि जब भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर आएगा तो ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई करेगा मिसबिहेवियर, उसके प्रूफ के बिना नहीं चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहली चीज ये हो गई। देन उसके बाद और क्या क्या ग्राउंड्स आपके हैं, तो वही सिमिलर ग्राउंड्स है जो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पहले कल भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ा, थोड़ा बहुत वही जो है सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको पता ही है कि एक तो इंसॉल्वेंट अगर वो प्रूव हो गया, मतलब कि बैंकक्रप्ट आप उसको बोल सकते हो,
इंसॉल्वेंट प्रूव होने का मतलब बैंकरप्ट अगर हो गया। बाकी आपको पता ही है और क्या है भाई, अगर वो ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस, सेंटेंस जो एक मॉरल टर्पिट्यूड है किसकी नजरों में, मॉरल टर्पिट्यूड है प्रेसिडेंट की नजरों में। कहानी वही है, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूं कि मॉरल टर्पिट्यूड है किसकी नजरों में, प्रेसिडेंट की नजरों में। बाकी जो आपको पता ही है कि अगर वो इंगेज होता है किसी आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में, तो भी अगर वो एंगेज होता है किसी आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में, तो भी जो है क्या होगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब इस ग्राउंड पे भी उसको रिमूव किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा जो है और क्या है, अनफिट है ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अनफिट ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो ये भी आपका आ जाएगा इसके अंदर, अनफिट ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है इसके अलावा, कोई उसने ऐसा कोई इंटरेस्ट जो है, कोई फाइनेंशियल या कोई और ऐसा इंटरेस्ट उसने जो है नया पालना शुरू कर दिया है, क्या पता सट्टा खेलना तो नहीं शुरू कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा इंटरेस्ट उसने पाल दिया है जो कि उसके ऑफिशियल फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा इंटरेस्ट उसने नया पाल लिया है ना, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट उसने एक्वायर कर लिया है, फाइनेंशियल भी हो सकता है या कुछ अदर भी हो सकता है, तो कोई भी इंटरेस्ट फाइनेंशियल या फिर कोई और जो उसने पाल दिया है, विच में इफेक्ट हिज, which will be affecting his या which will affect his क्या, ऑफिशियल फंक्शंस, affecting ऑफिशियल, ठीक है। तो ये है ग्राउंड्स सारे के सारे, और ये एक बार अच्छे से लिख लीजिए, रीजन बीइंग क्योंकि आगे जाके ग्राउंड्स सेम हो सकते हैं, कॉपी करने पड़ सकते हैं, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से ग्राउंड को लिख लीजिए। मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूं, अगर मेरी राइटिंग आपको थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि क्या है। तो सबसे पहले है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, लेकिन आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई करेगा। फिर उसके बाद और अदर ग्राउंड्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की आपको ऐसा कंसल्टेशन नहीं चाहिए होती। इंसॉल्वेंट प्रूव्ड, जिसको बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा वो कन्विक्ट हो चुका है ऑफेंस के लिए, सेंटेंस हो चुका है, उसको जेल हो चुकी है, और किस जो सेंटेंस जिस चीज के लिए हुई है वो प्रेसिडेंट की नजरों में एक मॉरल टर्पिट्यूड है, जो मैं कल भी आपको बता चुका था। इसके बारे में होता क्या है, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एंगेज है, मतलब किसी और काम में, कोई उसने और भी ट्यूशन पढ़ाना शाम को शुरू कर दिया या कुछ भी अलग से काम शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट की नजरों में अब वो अनफिट है ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, और साथ ही साथ में जो है ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई उसने कोई ऐसा इंटरेस्ट पा लिया है, कोई अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कोई भी अदर इंटरेस्ट जो उसकी नौकरी को इम्पैक्ट कर रहा है ना, कि जो इफेक्टिंग ऑफिशियल फंक्शन, जो उसकी ऑफिशियल फंक्शन में बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो फिर उसे निकाला जा सकता है। बाकी याद रखिएगा टेन्योर जो है इन दोनों का सेम है, रिमूवल भी हमें पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, तो टेन्योर इनका है सेम है, वो है 365 का टोटका, याद रखिएगा 3 साल या 65 इयर्स, जैसा भी हो वैसा हमें देखने को मिल सकता है। और ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी, पहले ऐसा नहीं था, 2019 में अमेंडमेंट के थ्रू जो आरटी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, उस अमेंडमेंट के थ्रू इस टेन्योर को डिफाइन किया गया कि इनका टेन्योर जो है वो 3 इयर्स और 65 ईयर रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। अगर 3 साल पहले हो जाते हैं तो तब भी रिटायर हो जाएंगे, अगर 65 इयर्स पहले हो जाते हैं एज के तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर मैं सैलरीज बात करूं, क्योंकि अब अमेंडमेंट की बात हो ही रही है, तो इस अमेंडमेंट में अगर आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी अमेंडमेंट में ध्यान रखिएगा एक चीज और थी कि सैलरी भी डिफाइन कर दी गई थी, मतलब अब अमेंडमेंट की बात हो ही रही है तो 2-3 चीजें डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो सैलरी डिफाइन कर दी गई थी, ये 2019 की अमेंडमेंट हुई किसमें थी, आरटी एक्ट के अंदर हुई थी। ठीक है, ये भी लिख लेता हूं मैं, ये आरटी एक्ट की अमेंडमेंट थी, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की सारी कहानी आपको आरटी एक्ट के अंदर मिलेगी। तो इसी में सैलरी जो है वो डिफाइन कर दी गई थी कि जितने भी आपके जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना, या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, उनकी जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी होगी 2,50,000,
ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होगी 225। वहीं से अगर स्टेट लेवल की बात करोगे तो स्टेट लेवल पे 2,25,000। और 2,25,000 दोनों की बराबर ही है, चाहे हम बात करें स्टेट लेवल के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, या इंफॉर्मेशन कमीशन की। इसके अलावा और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने एक नोट लिख लेना है कि भैया जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कभी भी किसी और नौकरी में नहीं लग सकता, ठीक है जी। बट एक कमिश्नर जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, ठीक है। तो अगर मैं रीअपॉइंटमेंट की बात करूं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, पहले तो ये चीज ध्यान में रखना। इंफॉर्मेशन कमीशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन उसका जो जॉइंट टेन्योर है वो 5 इयर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जॉइंट टेन्योर जो है वो क्या होना चाहिए, 5 ईयर होना चाहिए। इसके अलावा दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर रीअपॉइंटमेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि भाई सेंटर वाला स्टेट वाला सेंटर, या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सिंपल आपने सेंटर की बात, मतलब ये इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है एक बार बन गया तो दोबारा कहीं पे भी रिअपॉइंट नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी कहीं पे रिअपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, बट उसका जो जॉइंट टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कहानी है सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन कमीशन की। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है जी। ये दोनों की दोनों बॉडी आपकी जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से आपकी बनी। किससे बनी? प्रोटेक्शन ऑफ, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं तो सबसे पहले आपको इनका एक्ट ही पता होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इस बॉडी को सबसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस बॉडी की जो रिकमेंडेशन पूरा जो वो ग्रुप है वो काफी लंबा है, लंबी कहानी दे दी गई है, तो थोड़ा रिकमेंडेशन ग्रुप लंबा है इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका मेन एम है प्रोटेक्शन, जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमने राइट्स की अलग अलग टाइप्स को पढ़ा था कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने अलग अलग राइट्स की टाइप्स को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज ह्यूमन राइट, व्हाट इज नेचुरल राइट। हमने पढ़ा कि नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट क्या हो गया कि बेसिकली वो राइट्स जो आप इंसान है तो आपको मिलने चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री यू आर लिविंग इन, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट यू आर लिविंग इन। तो आप किसी भी स्टेट में अवेलेबल है, किसी भी कंट्री में आप हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो सबको मिलने ही मिलने चाहिए। यूएन की डिक्लेरेशन भी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, है ना, तो उसमें भी वो चीज डिक्लेयर की गई है कि भाई कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो सबको अवेलेबल होने ही होने चाहिए। अब वो बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है कि राइट टू आपका स्पीक हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, राइट अगेंस्ट टॉर्चर वगैरह, ये सब चीजें आ जाती हैं। सबसे मेजरली इट इज राइट टू लाइफ, है ना, तो वो सब चीजें। बाकी अकॉर्डिंग टू द वेरियस लॉज एंड द जजमेंट्स तो अलग अलग चीजें डिफाइन होती हैं, पर कुछ बेसिक है। सबसे बेसिक राइट टू लाइफ ही हो गया। एंड राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता कि भाई किसी को आप सिर्फ जिंदा रख रहे हैं, सांस ले रहा है, इट इज नॉट राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स टू लिव विद डिग्निटी एज वेल, है ना, कि भाई कुछ लिबर्टी भी होना जरूरी है, इज्जत के साथ रहना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस कहां पर होती है? प्रिजन्स के अंदर सबसे ज्यादा, कि प्रिजन्स में सिर्फ कैदियों को जिंदा रखा जाता है, मार मार के बुरी हालत, रहने की सही जगह नहीं, वॉशरूम कैसे, आपने ऐसे फिल्मों में भी देखा ही होगा आपने, कितनी भर भर के जो है एक ही जेल में सब लोगों को डाला जाता है। दैट इज द मेन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है कहीं ना कहीं ज्यादातर जेल में इनका ध्यान रहता ही रहता है कि भाई जेल में ध्यान रखना है कि भाई कहीं वहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि जेल में जिसको डाला गया है आप इस चीज को ध्यान में समझिए कि जिसको जेल में डाला गया है इसलिए डाला गया कि ठीक है सजा भुगत रहा है, पर उसको सुधारने के लिए सुधार गृह बोला जाता है,
ना कि ये कि भाई वो ठीक है उसको तुम बिल्कुल ही खत्म ही कर दो, कि सुधारने सुधर जाए वहीं पे। तो ऑब्वियसली फिर वहां पे एटलीस्ट जो है उनको उनके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स तो वहां भी, राइट टू लाइफ तो वहां पे भी है, तो उनको ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। तो जब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपकी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया, जिसमें बोला गया कि भाई मतलब ह्यूमन राइट्स जो है बेसिक वो सबका एक, सबको मिलने चाहिए इररिस्पेक्टिव कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है कि नहीं देता, इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट, दे आर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, दे आर स्टैट्यूटरी राइट्स आर नॉट, बट इफ they must be, sorry, they must be available to all the people of the country, because all the people are the humans first, and being a human these rights must be available. तो सबसे पहले कहानी जो है हम शुरू करते हैं सीधा इस बॉडी की कॉम्पोजिशन से, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई क्या है इसमें, क्या करती है ये, वो सब भी पढ़ेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहले तो यही समझ लो कि भाई इनका कॉम्पोजिशन पहले समझते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी है, लंबा इन द सेंस कि वो रिकमेंडेशन बॉडी जो है काफी लंबी है। तो कॉम्पोजिशन कहानी ऐसी है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं सबसे पहले कहानी, फिर कंपोजिशन पे आएंगे, पहले अपॉइंटमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे लंबी कहानी अपॉइंटमेंट की ही है। तो अपॉइंटमेंट की बात ऐसी है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करेंगे गवर्नर। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट करेगा और साथ में कौन करेगा जी, गवर्नर करेगा। अब रिकमेंडेशन बॉडी देखिए कितनी बड़ी है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। अब देखिए रिकमेंडेशन बॉडी, एक लंबी कहानी आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो पीएमजी आ जाएंगे, फिर और कौन आएगा जी इसके अंदर, होम मिनिस्टर, ठीक है, फिर आ जाएंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, फिर आ जाएंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के, फिर आपके आ जाएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, और फिर आपके डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। क्योंकि आपको पता है चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो इसलिए वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं होते, तो तभी बोले। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है, पूरे ये 3 से लेकर 6 बंदे टोटल हैं जो रिकमेंड करते हैं कि किसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर, मतलब जो है कमीशन किसको जो है कैसे अपॉइंट करें। अब आ जाइए यहाँ पर, कहानी क्या है, यहाँ पे भी सेम है, चीफ मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होंगे, फिर इसके बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और साथ ही साथ में आपके स्पीकर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद 2 जो इसके मेंबर और हो सकते हैं, पर हो सकते हैं आपको पता ही है कि अगर लोग आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, कि लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और एक आपके होंगे चेयरमैन, क्योंकि आपको पता है वहां पर चेयरमैन तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही मेंबर होता है, तो वहां पे चेयरमैन आएगा। तो इफ एग्जिस्ट, इफ एलसी एग्जिस्ट, तो ये चीज आपको ध्यान में, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यही है, ये पूरी की पूरी कहानी है, रिकमेंडेशन की बॉडी है पूरी की पूरी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत बड़ी है, तो इसको अगर आपने नोट कर लिया हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। और फिर से मैं इस चार्ट को कंटिन्यू करना चाहूंगा, इसको थोड़ा यहां से बड़ा कर देते हैं क्योंकि सेंटर, ओहो सेंटर का बड़ा है,
सिस्टम। चलिए दोबारा से हेडिंग डाल लेते हैं। तो इस तरफ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इस तरफ है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है एक कॉम्पोजिशन में आपके कौन रहेंगे, एक आपके रहेंगे चेयरमैन आपके रहेंगे, है ना। तो चेयरमैन जो है चेयरमैन जो होंगे वो तो या तो रिटायर्ड होंगे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जज होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और वो होंगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा मेंबर्स होंगे, इसके अलावा कौन होंगे, मेंबर्स आपके होंगे। तो मेंबर्स आपके कौन होंगे, टोटल 4 मेंबर्स होंगे इसके अंदर। एक चेयरमैन होगा और कितने मेंबर्स होंगे, 4 आपके मेंबर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो वो मेंबर्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे, सबसे पहले आपका जो है एक तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, और एक मेंबर जो होगा कौन होगा, सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 मेंबर्स जो होंगे वो कौन होंगे, वो 3 मेंबर्स आपके जो होंगे वो कोई भी आपके जो है मेंबर्स हो सकते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह कोई भी हो सकते हैं। बाकी याद रखिएगा कि 3 मेंबर्स में से एक वुमेन होना जरूरी है, ठीक है। फिर इस कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक सेकेंड यार, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की मतलब कि जो ऑटोमेटिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स माने जाते हैं। वो कौन होते हैं, वो आपके होते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट सॉरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, तीनों के होंगे। पहले तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वुमेन, और एक इसके अंदर वो जो स्पेशल ऑफिसर होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला नहीं, एक और स्पेशल ऑफिसर होता है, चीफ कमिश्नर उसको बोलते हैं। किसका, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं। चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो लंबी कहानी है एक्चुअली, फैक्चुअल डेटा है, काफी लंबा है। और ये पूरी कॉम्पोजिशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सी वाली जी, नेशनल वाली, मतलब सेंट्रल की। तो पूरा चेयरमैन रहेगा, 4 मेंबर्स रहेंगे। चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। मेंबर्स 4 होंगे, एक सर्विंग रिटायर्ड या सर्विंग या रिटायर्ड कोई भी हो सकते हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। और 3 मेंबर स्पेशल नॉलेज इनको ह्यूमन राइट का होगा, और एक वुमेन होना जरूरी है। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर जो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर्स माने जाते हैं वो कौन कौन है आपके, वो आपके हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वुमेन्स, चीफ कमिश्नर जो है कौन सा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अब आपकी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चेयरमैन आपका होगा, सबसे पहले चेयरमैन की बात करते हैं। तो चेयरमैन इसमें जो है ही विल बी द रिटायर्ड जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट लेवल का होगा। इसके अलावा इसमें 3 मेंबर्स होंगे। तीन मेंबर्स में से एक जो मेंबर इसके अंदर होगा वो होगा आपका सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज वो होगा जिसका 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, उससे नीचे का नहीं हो सकता। और 2 लोग इसके अंदर होंगे वही स्पेशल नॉलेज वाले। ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, ओके जी। और फिर एक मूवमेंट तो होनी ही होनी चाहिए, कहानी वही सेम रहेगी इसके अंदर कि एक उनमें से महिला मेंबर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वगैरह नहीं होते जैसे उसमें थे, तो इसमें ऐसा एक्स ऑफिशियो वाली कहानी नहीं है। तो इसमें मैंने बताया फैक्चुअली बहुत लंबी कहानी, तो फैक्चुअली हमें समझ आ गया सारा का सारा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, कोई बात नहीं, कोई हिम्मत रखिए थोड़ी सी, फैक्चुअल डेटा है पर समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब फिर से लिख लेता हूं मैं, फिर से मतलब टेबल को कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज योर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दिस इज योर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो टेन्योर जो है इनका रहता है 570 का, सॉरी 370 का टेन्योर रहता है, 570 का नहीं रहता, 370। और इसके अंदर भी आपका रहता है 370 का टेन्योर। ठीक है, और 370 का टेन्योर दोनों में हमें देखने को मिलता है। 370 या 3 साल या 70 साल जो पहले हो जाए। ठीक है जी। और साथ ही साथ में याद रखिएगा बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मैंने एक साथ लिख दिया तो दोनों के दोनों एलिजिबल है, दोनों की कहानी सेम है। ठीक है, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं रिमूवल की, कि भैया कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूवल की बात ऐसी है कि हाँ, दोनों को प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, दोनों को कौन रिमूव कर रहा है? प्रेसिडेंट ही रिमूव कर रहा है। और दोनों के ग्राउंड्स क्या है? वही ग्राउंड्स है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के, वही ग्राउंड्स है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस। बाकी अगर इनका रिजाइन देने का मन हो तो रिजाइन तो भैया ये प्रेसिडेंट को देगा और ये गवर्नर को देगा। देखा, कहानी उल्टी घुमा रहे ना, रिजाइन आप गवर्नर को दे रहे लेकिन आपको निकाल प्रेसिडेंट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज होने का नहीं है, ठीक है, माइंड को ठंडा रखने का, ठंडा पानी पीने का, और फिर साथ साथ में इसको रिवाइज करने का। ठीक है जी, चलिए इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमने कल वो जो पढ़ा था, हमने वो क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। और कहाँ चला गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला टॉपिक? तो ये रहा। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो है उन्होंने आज ही क्लास लगाई होगी, कल वाली क्लास नहीं लगाई होगी, तो फिर वो परेशान ना हो जाए। तो इसलिए मैं उनको भी साथ साथ में बता दूं कि भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लंबी कहानी है, छोटी होती तो मैं खुद दोबारा से रिवाइज करवा देता। तो हमने कल भी पढ़ा था कि वही मिसबिहेवियर पे है तो सुप्रीम कोर्ट प्रूव करेगा, और बाकी ग्राउंड्स भी हैं। और बाकी ग्राउंड्स क्या है? इंसॉल्वेंट, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अब्यूज पोजीशन इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, अपनी जगह का गलत इस्तेमाल करना, और इस किसी ऐसे चीज के लिए सेंटेंस होना जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है इन आइज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये वो सारे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और साथ ही साथ में फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम ये कल पढ़ चुके हैं। अगर आपका पढ़ने का मन है, समझने का मन है, तो आप काइंडली जो है क्लास जो है कल वाली देख लीजिए, क्लास नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशनल लाइव क्लासेस में आपको मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सारी की सारी हमने पढ़ ली। अब इसका मेन काम क्या है, ये क्या देखती है? सबसे पहले तो ये देखती है कि कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा, कहीं पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। मेजरली यही काम ये करती है, देखती है कहीं पर नेग्लिजेंस तो नहीं हो रही ह्यूमन राइट्स को लेकर, कि उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, कि भाई उनको ढंग से जो है मैनेज नहीं किया जा रहा, या कहीं पे वायलेशन ना हो रही हो। स्पेशली जेल्स, मैंने आपको बताया कि स्पेशली ये क्या करते हैं, ये जेल्स में जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कहीं वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रही, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी लिटरेसी स्प्रेड करना लोगों के बीच में ह्यूमन राइट्स के बारे में, और जो भी ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग सारे के सारे काम है ना, तो वो सारे के सारे काम जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपकी करती है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपकी करती है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अगर सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी सेंटर के हाथ में सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस मसले को देखती है। अगर स्टेट सब्जेक्ट्स पे कोई वायलेशन होती है ना, तो फिर जो है क्या होती है, आपकी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसको देखती है। मतलब सिंपली जो कानून या फिर कोई भी डिपार्टमेंट सेंटर के होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको देखेगी, जो जेल सेंटर की होगी उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखेगी, और जो स्टेट्स की होंगी उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखेगी, और इस तरीके से कहानी आपकी चलेगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी हम पढ़ेंगे आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, क्योंकि यहीं से हमारी बॉडीज खत्म होती है। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ ली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और एक हमने पढ़ ली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब हमारी नेक्स्ट बॉडी है चीफ विजिलेंस या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अच्छा, मैं बार बार जो है कमेंट्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे याद आ रहा है कि अभी जो क्लास है वो रिकॉर्डेड चली हुई है, तो कमेंट नहीं देखने हैं, सीधा क्लास ही पढ़ानी है। तो नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है जी, देखो विजिलेंस का पहले मतलब समझना है, तभी समझ में आएगा कि विजिलेंस कहानी है क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काम क्या करती है, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। पर सबसे पहले व्हाट इज विजिलेंस, पहले तो आपको विजिलेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा कि विजिलेंस मींस क्या। विजिलेंट रहना मतलब बीइंग वॉचफुल, अलर्ट, है ना। विजिलेंट मींस बीइंग वॉचफुल, अलर्ट, वॉचफुल रहना, अलर्ट रहना कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, देखना, केयरफुल रहना, ध्यान रखना कि कुछ कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, कीपिंग ए क्लोज वॉच टू प्रिवेंट करप्शन भी आप बोल सकते हैं, है ना, कीपिंग अ, क्योंकि इस रिस्पेक्ट में यहां पे किसकी बात हो रही है, एक पूरी वॉच रखना कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, टू प्रिवेंट करप्शन, ध्यान रखना कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, कहीं कोई ब्राइब तो नहीं हो रहा, कहीं मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा, है ना, कहीं कोई मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा कहीं पे, ये भी चेक करना। तो ये सारी चीजें विजिलेंस में आती, ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, विजिलेंस में आती। अब स्पेशली जैसे हम यहां पे बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिर्फ सेंट्रल का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब कि सेंट्रल, मतलब सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी विजिलेंस के लिए ये विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस मतलब उनपे एक वॉच डॉग की तरह ये काम करता है, कीपिंग एन आई ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कीपिंग एन आई ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो दे कांट मिसयूज देयर पोजीशन। तो यहां पे इसका मेन काम क्या है, कीपिंग आई ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका ध्यान रखना कि कहीं वो कोई, है ना, कोई विजिलेंस मतलब कि गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी पोस्ट का मिसयूज तो नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो ये चीज आपकी, बाकी ये जो विजिलेंस कमीशन है ये प्रिवेंटिव तो है क्योंकि आई रख रही है, नजर रख रही है कि कोई गलत तो नहीं हो रहा, पर साथ ही साथ में पुनिटिव भी है, पनिशमेंट का काम भी करती है कि भाई अगर कोई इनके पास कंप्लेन आ जाए तो कंप्लेंट पे एक्शन भी लेती है,
मतलब कोई जैसे विसल ब्लोअर हो गया, विसल ब्लोअर कौन हो गया? सीटी बजाने वाला है, इंग्लिश का मतलब हिंदी में सीटी बजाने वाला। अरे विसल ब्लोअर हो गया जो कंप्लेन करने वाला, वही सीटी बजाने वाला ही हो गया जिसने जिसने बजा दी ऑफिसर की सीटी कि ये बंदा ले रहा था करप्शन, कर रहा था करप्शन, ले रहा था ब्राइब, राइट, तो उसे हम बोलेंगे सीटी बजाने वाला। तो कंप्लेन है ना, अगर आप करें तो फिर उस पर एक्शन लेने का काम भी जो है विजिलेंस कमीशन करती है। साथ ही साथ खुद भी वो एक नजर रखती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनके पास होते हैं तरीके। अगर उनको लग रहा है कहीं पर कि कोई गलत कर रहा है तो वो ना पाउडर वाला, आपने फिल्मों में देखा होगा, नोट्स पे पाउडर लगा के फिर उसमें जो है वो हाथ डलवा के वो, है ना, तो वो सब कहानी इसके अंदर आती है। ठीक है जी। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट में जो है ओवरऑल विजिलेंस जो है, मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ओवरऑल विजिलेंस जो है उसको कौन आपका सुपरवाइज करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सुपरवाइज करती है। तो इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? वॉच डॉग ऑफ करप्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं वॉच डॉग ऑफ करप्शन बोल सकते हैं। तो इट इज द वॉच डॉग ऑफ करप्शन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द वॉच डॉग ऑफ करप्शन। ठीक है, अब ये कहानी क्या है इसकी? देखो सेंट्रल, ये तो हमने एक पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या है, देखना कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा, और साथ में अगर कोई गलत अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कंप्लेन आ जाए, तो उस पर एक्शन लेना। लेकिन याद रखिएगा सीबीसी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को निकाल दे ना, निकाल नहीं सकती किसी को, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। मतलब अगर उसका काम पूरा हो गया तो वो सिर्फ एक रिपोर्ट बना के दे सकती है कि हाँ जी हाँ जी हमें ये प्रूव कर दिया है कि इस बंदे ने करप्शन की है, बात खत्म। आगे डिपार्टमेंट की मर्जी है वो निकालना चाहे उसको कि नहीं निकालना चाहे, पर वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है या एक रिपोर्ट बनाकर दे देगी। दूसरी बात, ये इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती जैसे पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको सीबीआई की मदद लेनी पड़ती है। तो ये समझ लो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ हियरिंग का काम कर रहा है, सुनवाई कर रहा है अपने लेवल पे। हाँ वॉचडॉग भी है, मतलब ध्यान भी रख रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, रंगे हाथ पकड़ने का काम भी कर लेता है। पर अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो जैसे वो पुलिस करती है ना, जांच पैसे वगैरह, वो फिर सीबीआई ही करती है। समझ लो, तो एक तरह से समझ लो कि ये एक कोर्ट टाइप ही है, पर कोर्ट भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जुडिशियल बॉडी तो नहीं है। तो इसमें सुनवाई भी हो रही है, मतलब बातचीत करके सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस की जगह सीबीआई काम कर रही है, और साथ ही में एक वॉचडॉग भी है, ध्यान भी रख रही है ऊपर से कैमरे की तरह कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई ऑफिसर गलत तो नहीं कर रहा, मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो वैसी कोई एक बॉडी आपकी जो इसको समझ सकते हो। लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है तो सिर्फ सेंट्रल डिपार्टमेंट ही इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सबसे पहले अब ये बैकअप हमने सारा पढ़ लिया, बैकअप हमने समझ लिया, पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया, कहानी क्या है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपकी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बनी है बाय, मतलब कि स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको जो मिला है, द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी, ये मिला है इसको सीबीसी एक्ट ऑफ 2003 से। मतलब उससे पहले ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, क्योंकि ये बनी है 1964 में। कब की एस्टैब्लिश है? सिंस 1964 लिखा होता है ना दुकानों पे, सिंस 1964। वैसे ही हमारी चीफ विजिलेंस कमीशन कब की बनी है? सिंस 1964। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1960s में एक संथानाम कमेटी अपॉइंट की गई थी सरकार के द्वारा, किसके लिए? ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, की बोला कि तुम ये बताओ कि करप्शन को प्रिवेंट कैसे करें, सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फिर संथानाम कमेटी ने तब दो स्पेशल बॉडीज की रिकमेंड की थी, एक थी सीबीसी और एक थी सीबीआई, की एक स्पेशल पुलिस जिसका काम सिर्फ ब्राइबरी केसेस को हैंडल करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, और एक स्पेशल बॉडी जिसका जो एक वॉच डॉग का काम करेगी, ओवरव्यू रखेगी, सारा देखेगी, ध्यान रखेगी कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, और अगर कहीं पे हो चुकी है, कोई इसके पास कंप्लेन आ जाए तो उसको भी ओवरऑल देखना, रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करना। बट याद रखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये सिर्फ एक कंप्लेन, मतलब जब ये पूरी हो जाए तो ये सिर्फ एक
रिपोर्ट तैयार करके दे सकती है कि हाँ जी गलत है बंदा, इसने करप्शन की। आगे एक्शन डिपार्टमेंट ही लेता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो पहले इट वाज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 2003 में सीवीसी एक्ट पास हुआ और ये बन गई आपकी एक तरीके से एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये काम क्या करती है आपको पता ही है कि जितने भी ये एक विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, तो एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंटर है जिसका काम है, अब विजिलेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंटर हमें देखने को मिलेगा, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी। बाकी याद रखिएगा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसका काम है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम सीबीआई का है, तो वो काम सीबीआई करता है। जब सीबीआई बढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या है, सबसे पहले तो एक चीफ विजिलेंस कमीशन होगा और साथ में 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। मतलब एक क्या होगा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर देखने को मिलेगा और 2 आपको विजिलेंस कमिश्नर देखने को मिलेंगे ओवरऑल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो विजिलेंस चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपके जो है वो ये जितने भी हैं आपके, ये अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन करेगा जी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेगा किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगा, तो इसमें भी 3 चीजें आपको याद रखनी है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, 3 लोग होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा ही रहेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा लोकसभा, और एक होम मिनिस्टर। आप देख रहे हो ना वो रिकमेंडेशन बॉडी हर जगह बदल रही है, ये तीसरी आ गई आपकी और ये भी अलग है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये अलग आ गई आपको। ठीक है, चलिए जी, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं टेन्योर की। इसमें ज्यादातर यही सब चीजें, ये फैक्चुअल डेटा ही सारा इंपॉर्टेंट है। तो 465 का टेन्योर रहेगा, या 4 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो किसी भी तरह की रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, किसी भी तरह की रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है, जो चीफ विजिलेंस कमीशन आपका होता है उसकी होती है यूपीएससी चेयरमैन की जैसी सैलरी। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन की कितनी सैलरी होती है, और विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी होती है, जो मेंबर ऑफ यूपीएससी होता है उतनी उनकी सैलरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी रिमूवल की बात करें तो रिमूवल वही है जो हमने पहले पढ़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो वो ही रिमूवल इधर भी आएगा जो हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का पढ़ा। ठीक है, तो हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रिमूवल कहाँ पढ़ा था, हाँ, तो जो यहाँ हमने पढ़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रिमूवल, वो ही यहाँ पे है। प्रेसिडेंट है ना, गवर्नर अपनी अपनी जगह रिमूव करते हैं, लेकिन ग्राउंड जो है क्या रहता है, और ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, लेकिन ग्राउंड्स सेम रहेंगे कि वो अप्रूव्ड मिसबिहेवियर आपका, और इंसॉल्वेंट, सर्टिफाइड, मॉरल टर्पिट्यूड, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, अनफिट वाला, इंटरेस्ट एक्वायर्ड, है ना, कि जो सही नहीं है, तो वही सब चीजें एक बार वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। और रिमूव करेगा कौन, ये भी मैं लिख देता हूँ, कहीं आप गवर्नर ना समझ बैठे, तो प्रेसिडेंट रहेगा। और ग्राउंड्स आपने जो है वही वाले याद रखने हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ग्राउंड्स।
एक टाइम के बाद रिपीट ही होने शुरू हो जाते हैं और वो ग्राउंड्स में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला देखेंगे, बैकवर्ड क्लास वाला रिमूवल, तो उसमें और ये वाले में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है जी, ओके जी। फिर नेक्स्ट हमारी जो बॉडी आती है, आई होप आपको चीफ विजिलेंस कमीशन क्लियर है, उसका काम आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारी जो बॉडी आती है वो है हमारी लोकपाल। वैसे तो लोकायुक्त भी साथ में ही है, लेकिन लोकायुक्त जो है वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लोकायुक्त जो है वो एक वेरिएबल बॉडी है, मतलब हर एक स्टेट में उसका कॉम्पोजिशन जो है बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। सो दैट्स वाई इतना कॉम्पोजिशन डिफरेंट होने की वजह से फिर वही है कि उसका समझ में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लोकपाल है और सवाल ज़्यादातर लोकपाल से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए लिख तो मैं लोकपाल और लोकायुक्त दोनों रहा हूं, बट आप जो है सिर्फ लोकपाल पे ही फोकस करिए क्योंकि लोकपाल ही हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बस लोकायुक्त का आपको एक सवाल का आंसर मेरा एक और देना है, एक और कमेंट्स में आपने आंसर लिखना है कि अगर पंजाब में लोकायुक्त है तो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी। अगर पंजाब में लोकायुक्त है तो आपने मुझे आंसर करना है कि कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई है लोकायुक्त। ठीक है जी, आपने मुझे आंसर करना है कि कौन से ईयर में लोकायुक्त एस्टैब्लिश हुई है पंजाब में। अगर पंजाब में लोकायुक्त है आपने मुझे बताना है कि कब एस्टैब्लिश हुई। अब देखिए, लोकपाल जो है कहीं ना कहीं ये भी करप्शन के केसेस के लिए ही जो है, करप्शन की प्रॉब्लम्स के कंप्लेन्स के लिए ही ये बॉडी बनाई। मतलब विजिलेंस कमीशन की थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो है पर बॉडी अलग है क्योंकि एक तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं विजिलेंस कमीशन जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स के लिए है, मतलब जो डिपार्टमेंट्स में करप्शन हो रही है, जो सरकारी मुलाजिम करप्शन कर रहे हैं। लोकपाल डिपार्टमेंट्स के साथ साथ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक को कवर आपकी करती है। तो मतलब एक तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है, पहली बात तो ये। तो एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जिसका ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा है, स्पेशल बॉडी। एक तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग है। विजिलेंस कमीशन कहीं ना कहीं एक है ना, डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट है विजिलेंस का, ये एक ज्यूरिसडिक्शन अलग है, ज्यूरिसडिक्शन इसकी ज्यादा है। और इसके पास वो एक एडवाइजरी नेचर की नहीं है, मतलब ये भी नॉट एडवाइजरी नेचर, जैसे वो एक एडवाइजरी नेचर की बॉडी थी, ये नहीं है। ये बेसिकली क्या है, चार्जशीट वगैरह फाइल कर सकती है, स्पेशल कोर्ट्स जो है ये बनाती है, मतलब स्पेशल कोर्ट्स जो है अरेंज करके वहां पर फिर उन केसेस को जो है चार्जशीट के अकॉर्डिंगली उनको सजा भी दी जाती है। मतलब माना लोकपाल डायरेक्ट सजा नहीं दे सकती पर स्पेशल कोर्ट्स अरेंज कर सकती है, और उन स्पेशल कोर्ट्स में फिर उन करप्टेड लोगों को जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट में सारा कुछ क्लियर है कि भाई हाँ करप्टेड है, तो वहां पर फाइनली जो है फिर उसको कन्विक्ट करके उसको जो है सजा भी मिल सकती है। तो पावरफुल भी कहीं ज्यादा ही नहीं है और ज्यूरिसडिक्शन भी इसकी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा लोगों को कवर करती है। और जो लोकपाल और लोकायुक्त आपकी है, करप्शन के साथ साथ किसी भी तरह का, देखो करप्शन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ब्राइबरी एक अलग कहानी है, पर करप्शन के और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि मिस यूज ऑफ पावर। आपने देखा शादी में जरूर आना चुकला के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और गाना चलता है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाके सारा गिरा गुरु देता है। भाई मिस यूज ऑफ पावर कहीं ना कहीं, अगर माने नहीं माने, जैसा मतलब एग्जाम्पल देने में क्या जाता है। फिर उसके बाद नेपोटिज्म, नेपोटिज्म भी देखने को मिल सकता है बहुत ज्यादा। नेपोटिज्म में क्या होता है कि अपने ही बच्चों को जो थोड़ा फेवर करना, या फेवरेटिज्म, अपने मोहल्ले के लोगों को ज्यादा फेवर करना, ये सब चीजें जो है अलग अलग तरह की करप्शन के ही चांसेस बनते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन में ही बना जाता है। पर एक्चुअली लोकपाल और लोकायुक्त को ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म माना जाता है। दे आर बेसिकली अ ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आपकी क्या, लोकपाल एंड लोकायुक्त। आपको पता है जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है, जो आजकल की जो सरकार है, आपको पता है गवर्नमेंट काम जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट वर्क इंक्रीज कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। आज के टाइम पे सरकार जो है हर पार्ट ऑफ लाइफ को कवर करती है, जीने से लेके मरने तक, बिजली से लेके पानी तक, सुई से लेके हाथी तक, हर चीज सरकार ही रेगुलेट करती है। सरकार का कोई ना कोई कागज चाहिए और हर जगह चाहिए ओटीपी और आधार कार्ड का नंबर।
बिना उसके काम नहीं चलता। तो सरकार जब हर जगह है तो फिर हर जगह चांस जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन या मल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप बोलना चाहे वैसे, मैं तो इसे बोलता हूं राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो मैली एडमिनिस्ट्रेशन मींस कुछ ना कुछ खोट है, दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है पता नहीं, कि ब्राइब, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, नॉट डूइंग what an officer is ought to do, refusal of exercising power, कि काम ही नहीं करना, that is also a grievance। तो किसी भी तरह की grievance, जब माल देखो ना, जब सरकारी काम बढ़ रहे हैं तो माल एडमिनिस्ट्रेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब कि सिटीजन्स की ग्रीवियांसेस भी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। और ज्यादातर सरकार की ग्रीवियांसेस होती क्या है? ज्यादातर ग्रीवियांसेस जो है यही है, फेवरेटिज्म, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, नॉट एक्सरसाइजिंग पावर, काम ही नहीं कर रहे, छुट्टी पे, मास्टर जी आते ही नहीं है गांव के स्कूल में, सिर्फ एक दिन अटेंडेंस लगाने आते हैं, बच्चों का क्या होगा? ठीक है जी। तो ये चीज, अब ये जो ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ग्रीवियांस मतलब शिकायतें, रिड्रेसल मतलब उनका शिकायतों का कुछ समाधान करना, ये जो मैकेनिज्म है ये हर देश में अलग अलग लेवल टाइम पर आया। सबसे पहला वर्ल्ड का ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हमें देखने को मिला वो 1809 में स्वीडन में आया, जिसे बोला गया ओम्बड्समन सिस्टम। क्या बोला गया जी? ओम्बड्समन सिस्टम बोला गया। और फिर धीरे धीरे और सोचो ओम्बड्समन सिस्टम जो था उसमें जुडिशरी भी थी, कि अगर कोई जज भी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत भी अगर जज भी कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी जो है आप ग्रीवियांस डाल सकते थे इस ओम्बड्समन सिस्टम में, और फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेता था। इंडिया में भी एक ग्रीवियांस होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको सजेस्ट किया गया था, हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सजेस्ट किया कि भाई इंडिया में भी एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। और फिर एलएम सिंघवी जी ने टर्म कॉइन करी थी, बोला था कि यार हम इनका नाम रखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त, ये एलएम सिंघवी जी के जो है नामाकरण एलएम सिंघवी जी ने दिया है, लोकपाल लोकायुक्त। और सजेशन किसने दिया था कि इंडिया में भी ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए? वो दिया था फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 2 बार आ चुकी है एआरसी, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड एआरसी की जो है रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं जीएस2 के संदर्भ में, जो आपका जीएस2 आपका है मेंस का पॉलिटी। अच्छा, तो कहानी ऐसी है कि लोकपाल की बात तो हुई, लोकायुक्त की बात तो हुई, पर ये लोकपाल बना नहीं। लोकपाल बनाने की कोशिश बहुत बार की गई, 10 से 12 बार की गई, पर फेल हो गई सरकार सेंटर में। स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनाई तो गई, बल्कि मतलब जो स्टेट लेवल पे लोकायुक्त थी वो बनाई तो गई, लेकिन लोकायुक्त भी जो है एक तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस, अलग अलग कॉम्पोजिशन बहुत ही अलग था, मतलब बिल्कुल सिस्टम ही बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला। जैसे सबसे पहली स्टेट जो थी 1971 में, सबसे पहले महाराष्ट्र में ये इफेक्ट में आई थी। बनाई सबसे पहले उड़ीसा ने थी 1970 में, लेकिन मतलब वो तो सिर्फ कागज में रह गई थी उड़ीसा वाली, बनी वो लेट थी। पास उन्होंने कर दिया था कि बनाएंगे, पर सबसे पहले इफेक्टिवली महाराष्ट्र लेकर आई थी। पंजाब में मैंने आपको बोला था, कमेंट कर देना, 1995 में लोकायुक्त बनी है। बाकी हर जगह पे कहानी अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, इसलिए ज्यादा इसको पढ़ा नहीं जाता। फिर लोकपाल की बात करें तो लोकपाल भी बनाने की कोशिश तो की गई, पर फेल्ड वेरियस टाइम। पर ये पता था हमें बनाना कैसा है। सबसे पहले तो इस लोकपाल में नो जज या जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब जुडिशरी के खिलाफ आप केस मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते। ये हमने फॉलो कर लिया था, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड पैटर्न फॉलो किया था। ठीक है, मैंने पूरा न्यूजीलैंड नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड का पैटर्न फॉलो किया गया था, कि जिसमें जुडिशरी जो है वो इससे बाहर रहती। 10 से 12 बार फेल होने के बाद फाइनली अन्ना हजारे जी का अनशन शुरू होता है। आपको पता ही है दिल्ली में
अन्ना हजारे जी ने अनशन किया बार बार, और इसी अनशन से जो इस लोकपाल बिल के लिए हुआ, वहां से पैदा हुई है आम आदमी पार्टी। मतलब उस अनशन का फायदा उठा के आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने एक सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल जी ने, और अभी पंजाब में उन्हीं की सरकार है। फायदा उठाना बोलिए या फिर मतलब एक एक आप बोले कि राइज ऑफ पार्टी जो है वो कहां से हुआ, वो इस ही जो ये जो प्रेशर मूवमेंट आपकी थी यहीं से हुआ। तो फाइनली अन्ना हजारे जी ने मन बोल दिया कि भाई जब तक ये लोकपाल पास नहीं होगा मैं जो है अनशन पे रहूंगा। तो ये एक सत्याग्रह का रास्ता है, और आप ऐसे सत्याग्रह का रास्ता अगर भी अपनाए तो उसको आप जेल में भी नहीं डाल सकते। इंडिया में अलाउड है कि आप सत्याग्रह का रास्ता अपना सकते हैं। और फिर अन्ना हजारे की वजह से जो उन्होंने ये प्रेशर ग्रुप बनाया, जो प्रेशर बनाया, फाइनली जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हो गया। देखिए ये पास क्यों नहीं हो रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। और सच्चाई यही है कि लोकपाल कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहा था कि आप मिनिस्टर्स के खिलाफ, एमपीज एमएलए के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। तो फिर ये खुद ही अपने पांव पे कलाड़ी क्यों मारते हैं, इसलिए इन्होंने जो है डिले करने की हर कोशिश की। डिले करने के बाद जब लोकपाल बन गया, एक्ट पास हो गया, तब भी लोकपाल जो है एक्चुअली में उसको मतलब पावर में आने में, इफेक्टिव आने में भी बहुत टाइम लग गया था। फिर इसमें अलग अलग कंडीशन दी गई, बोला लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कहानी का मतलब यह है कि काफी जद्दोजहद के बाद जो है ये बॉडीज इफेक्ट में आई है। तो लोकपाल फाइनली बन गया। मैंने बताया कि लोकायुक्त तो चलो ठीक है, हर स्टेट में अलग कॉम्पोजिशन है, तो हम लोकपाल पे फोकस करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, पर फाइनली हमारा लोकपाल जो है वो क्रिएट हो गया। लोकपाल के कॉम्पोजिशन से शुरू करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, इस बार के यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लोकपाल का कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले तो इसमें चेयरमैन रहेगा, साथ ही साथ में 8 इसके अंदर मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, अब कहानी कैसे रहेगी समझते हैं। सबसे पहले हम चेयरमैन को समझते हैं। तो जो चेयरमैन है वो कौन होंगे? जो भी आप चेयरमैन लोकपाल के बनाएंगे, याद रखिए वो कौन होने चाहिए। ही शुड बी रिटायर्ड और सर्विंग। क्या लिखा है? रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एमिनेंट जूरिस्ट पर्सन। एमिनेंट मतलब नामी गिनामी जूरिस्ट, और एमिनेंट जूरिस्ट पर्सन। ठीक है जी। एमिनेंट जूरिस्ट पर्सन क्या हो गया कि जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सिस्टम का, है ना, तो वो सब लोग कोई भी आपके हो सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं मेंबर्स की। तो 8 मेंबर्स इसके अंदर होंगे। आधे मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल होंगे, तो 4 मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल होंगे। जुडिशियल इन द सेंस कि जुडिशियल लेवल के होंगे, जुडिशियल मेंबर्स उनको बोल सकते हो। और वो भी कौन होंगे? या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, मतलब ऐसे भी नहीं कि किसी को भी रख लोगे, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। फिर इसके बाद 4 मेंबर जो इसके अंदर होंगे, दूसरे 4, वो आपके जो होने चाहिए वो कौन होने चाहिए? वो बाकी कोई भी मेंबर हो सकते हैं, पर एटलीस्ट उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 ईयर एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। किसके अंदर? एंटी करप्शन के अंदर। और ये जो एमिनेंट जूरिस्ट है इनके पास भी ऐसा कुछ एंटी करप्शन के अंदर। फिर और क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंस, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। कहने का मतलब कि सरकारी कुछ ना कुछ जो है 25 साल का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, चेयरमैन आपका हो गया और 8 मेंबर्स इसके अंदर हो गए। चेयरमैन कौन होना चाहिए? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओहो, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? रिटायर्ड होगा, सर्विंग क्यों लिख दिया? मैं शायद दूसरे उसमें चला गया। रिटायर्ड होंगे ओनली, है ना? चीफ जस्टिस ऑफ जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, रिटायर्ड होंगे, है ना? अभी तो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, दिमाग। अच्छा, साथ में एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। और जो भी ये मेंबर्स होते हैं, जो नॉन जुडिशियल मेंबर जैसे एमिनेंट जूरिस्ट हो गए, इनके पास भी 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर कोई ये मेंबर्स हैं जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, इनके पास भी 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, याद रखिएगा इस चीज को कि कहानी यहीं पर गिर ना जाए, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जो भी ये कॉम्पोजिशन है मेंबर्स का, मैं यहां पर स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो कंपोजिशन है, ये जो 8 मेंबर्स आपके हैं, इनमें से 50% मेंबर जो है वो वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करने चाहिए। इनमें से 50% मेंबर जो है वो वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करने चाहिए। और वो वल्नरेबल सेक्शन क्या है? मतलब कि इसमें से 50% मेंबर SC, ST, OBC या वुमेन होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब 8 लोग, उसमें से 4 जुडिशियल मेंबर होंगे, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। ये जो 8 लोग होंगे उसमें से ये कैटेगरीज भी जो है फुलफिल होनी चाहिए। मतलब आप अगर जज ले रहे हैं तो ओबीसी जज हो सकते हैं, आप यहां से ले रहे हैं तो वो वुमेन हो सकती। मतलब ये वाली कैटेगरीज फुलफिल करने के बाद इस चीज को भी ध्यान में रखकर आपने इस 8 लोगों को लेना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये चीज आपकी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर है मैंने क्या बोला, कि यही है 8 लोग। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो 8 मेंबर्स आपके हैं वो 50% जो है, मतलब इन 8 में से ये कैटेगरी भी ध्यान में रखनी है कि 50% लोग हमने SC, ST, OBC या वुमेन वल्नरेबल सेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए लेना। तो सिंपल है, आप जज ले रहे हैं तो वुमेन जज ले लीजिए, बात खत्म होगी, है ना? आप ST ले रहे हैं तो वो मेंबर ले लीजिए 25 साल का एक्सपीरियंस जिसको है, एमिनेंट मेंबर जो आपके हैं उनको ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कंपोजिशन हमें समझ आ गई, अब चलते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि ये रिटायर्ड वाला, सर्विंग वाला, है ना, ये कभी कभी अब होता है कि अब क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ऐसे आप जब क्लास में होते हैं तो फिर चलो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है, फील हो रहा है कि क्लास चल रही है। या लाइव क्लास भी जब हम लेते हैं तो फील होता है कि क्लास चल रही है। अभी क्या होता है कि ऐसा लग रहा है खाली क्लास में खुद को पढ़ा लो, है ना? तो वो चीज़ भी है। चलिए, तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, इसके अंदर भी पूरा एक रिकमेंडेशन कमेटी होगी। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे जी? तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, एक तो इसके अंदर रहेगा, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिएगा, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, इसका क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिएगा। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, और फिर और कौन है स्पीकर ऑफ लोकसभा?
और साथ ही साथ में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होगा, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होगा। वहीं से ध्यान रखिएगा जो एज है मिनिमम, वैसे तो नहीं भी होती तो तब भी इतनी होनी थी, 45 इयर्स की एज है मिनिमम, जो ज्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में आया भी था, क्योंकि जब वो एमिनेंट जूरिस्ट की बात होती है तो 25 साल तो वैसे ही हो जाते हैं, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो वैसे भी एज ही होते हैं सारे, तो देखा जाए तो 50 प्लस ही रहते हैं सारे, कहने का मतलब ये है। बट फिर भी ऐसा मेंशन है तभी मैं लिख रहा हूँ कि यस, तो 45 मेंबर्स रहते हैं। और इनकी जो रिकमेंडेशन है, इसमें एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, सबसे पहले एक सर्च कमेटी अलग से होती है, मतलब ये 2 लेवल काम है। 2 लेवल काम क्या है कि एक सर्च कमेटी होती है, ये सर्च कमेटी जो है मिलकर पहले कुछ नेम रिकमेंड करती है, मतलब एक लिस्ट होती है पूरी, फिर इन लिस्ट में से ये जो हमारी सेक्शन है ये फाइनली वो नाम रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि किसको बनाना है। मतलब ये 2 लेवल पे काम चलता है, एक सर्च कमेटी का काम चलता है और फिर उसके बाद ये आपकी रिकमेंड की जाती है। ठीक है, तो इस चीजें से आपको ध्यान रखना। बाकी टेन्योर भी यहीं पे लिख देता हूं। अब इनका टेन्योर है 570, है ना, इनका टेन्योर है 570। वो 570 मैंने एनएचआरसी में बोलना शुरू कर दिया था गलती से, 370 था ना, तो 570 इसमें। और दूसरी बात, यस, नो री अपॉइंटमेंट, किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इवन रोअर री अपॉइंटमेंट तो छोड़ो, री अपॉइंटमेंट तो छोड़ो भैया, आप जो है आने वाले कुछ सालों तक, आप जो है आने वाले कुछ सालों तक याद रखिएगा कि इलेक्शंस भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, मतलब आने वाले 5 साल तक यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस एज वेल। तो याद रखिएगा 5 इयर्स तक नो इलेक्शन कंटेस्ट, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है जी, ओके जी। और किसी भी यूटी वगैरह का भी इनको नहीं बनाया जा सकता। बाकी रिमूवल की बात कर लेते हैं। तो रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है। निकाल कौन सकता है? प्रेसिडेंट निकाल सकता है, पर ऐसा सिंपल नहीं है निकालना, उसमें भी आपको याद रखना है कि कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे कि क्या ग्राउंड्स हैं, मिसबिहेवियर, और मिसबिहेवियर के ग्राउंड में याद रखिएगा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा, प्रूव करेगा, तभी होगा। ठीक है, और क्या ग्राउंड है भाई, इंसॉल्वेंट, फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, वो भी रहेगा, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी भी रहेगा, और या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में वो पढ़ चुका है आउटसाइड, तो वो भी रहेगा। सो दीज आर द ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड्स पे आपके जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी जो है फर्दर इसको कल डिस्कस करेंगे, मतलब आज ही जो शाम को क्लास होगी उसमें आपका डिस्कस हो जाएगा। मैंने इसलिए रखा है कि आप बने रहिए मेरे साथ और लाइव क्लास के मेरे वेट कीजिए, और तब हम इसमें इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर अगर इसके अंदर आते हैं तो कैसे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या चीज़ें जो है वो लोकपाल की जुरिडिक्शन में आती हैं, क्या नहीं आती, वो सारी चीज़ें हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर देखते हैं आज कहाँ तक हमारा सिलेबस पहुँचता है, एंड की तरफ जा चुका है सिलेबस, बाकी जो है आपको शाम की क्लास में आज फाइनल किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और वेट फॉर माय क्लास इन द इवनिंग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा आगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।